अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं QS के साथ। दो आज अहम समातें थी। एक थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ममनुआ फंडिंग का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट आई थी या ऑर्डर है जो भी है वो उसको चैलेंज किया था रिट जुरिस्डिक्शन के अंदर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसकी आज समात हुई और उस पर पहले इब्तदाई समात आमिर फ़ारूक साहब ने, जस्टिस जो कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उन्होंने की। और फिर उसके बाद उस पर फुल बेंच यानी कि 3 जज साहिबान को मुश्तमिल बेंच बना दिया था। और आज उस फुल बेंच ने जो है वो एक प्री एडमिशन नोटिस जारी किया है। बेंच के अंदर जो बाकी जज साहिबान थे उनमें जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस बाबर सत्तार जो हैं उन्होंने समात की थी। जबकि जब ये समात ख़त्म हुई तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शहबाज गिल जो इदारों के ख़िलाफ़ उकसाने के केस के अंदर मतलूब हैं और जिनकी तफ्तीश और जिनका रिमांड 2 रोज़ा दिया गया था, और उसके बाद जब उनको नहीं लाया गया और फिर कुछ 5 घंटे के बाद जब जो है वो इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया गया एक रेजिस्टेंस के बाद, तो उस पर जो है वो आज भी जस्टिस आमिर फ़ारूक ने समात की। और उसमें जो जेल अथॉरिटीज़ हैं उनको शो कॉज नोटिस जारी हो गया, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई और पंजाब हुकूमत की जो है उसके हवाले से शो कॉज नोटिस करवा के चली गई। तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर आज बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मतीउल्लाह जान और असद मलिक डॉन अखबार से। मतीउल्लाह जान, आज अगर ये जब ये सारी समात हो रही थी और मंसूर खान साहब अपने दलाइल दे रहे थे और फैसल चौधरी पीछे से आवाज़ लगाते थे, और तो जज साहब ने कहा कि जनाब आपकी हाज़िरी लग गई है, ठीक है। तो ये सारी जो प्री एडमिशन नोटिस को मैं क्या समझूं? मतलब नोटिस होता है, ये प्री एडमिशन नोटिस क्यों जारी किया, क्यों नोटिस जारी नहीं किया अदालत ने? क्या आपके ख्याल में अदालत के रिमार्क्स थे? कईम आम तौर पे जब भी कोई रिट दरख्वास्त दायर होती है तो हाई कोर्ट का जज जो है वो दरख्वास्त गुज़ार को सुनकर वो ये तय करता है कि क्या इस दरख्वास्त पे मज़ीद कार्रवाई की जाए, यानी कि दूसरे फरीक को नोटिस दिया जाए या ना दिया जाए। तो ये अख्तियार होता है हाई कोर्ट का के ऊपर कि ये तय किया जाता है कि क्या ये दरख्वास्त समात के काबिल भी है या नहीं, या ये अदालत का टाइम ज़ाया करेगी। तो इसीलिए ये एक इब्तदाई समात थी। सिर्फ यकतरफ़ा तौर पे PTI दरख्वास्त गुज़ार को सुना गया, जिसमें उन्होंने गैर मुल्की फ़ंडिंग या ममनुआ फ़ंडिंग के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसमें दिए गए चंद रिमार्क्स पर शदीद एतराज़ किया था, और यहाँ तक कहा था कि इन रिमार्क्स की वजह से हुकूमत जो है वो एक सियासी जमात पे के ख़िलाफ़ वो कार्रवाई करने जा रही है जिसके बाद सियासी जमात पे आइनी तौर पे पाबंदी भी लगाई जा सकती है। तो ये वो दरख्वास्त थी। तो अदालत ने फिर ये तय किया, जस्टिस आमिर फ़ारूक ने और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस बाबर सत्तार ने, उन तीनों ने ये दलाइल सुने, बहुत से सवालात भी किए और फिर फ़ैसला महफूज किया। और कुछ देर बाद ये फ़ैसला सुनाया गया कि ये प्री एडमिशन नोटिस, यानी कि अदालत ने अभी ये फ़ैसला नहीं किया कि ये दरख्वास्त काबिल समात है भी या नहीं, मगर दूसरे फरीक को यानी कि इलेक्शन कमीशन को उन्होंने नोटिस जारी कर दिया है, ताकि फिर अगली समात पे उनका मौक़िफ़ भी सुन के फिर अदालत ये तय करेगी क्या ये दरख्वास्त समात के काबिल है या नहीं। तो अभी ये तय नहीं हुआ कि समात के काबिल ये दरख्वास्त है या नहीं, मगर नोटिस जारी किया गया है, जिस नोटिस का मकसद ये है कि दूसरा फरीक भी आके बताए कि ये दरख्वास्त मतलब अभी ये तय होना बाकी है कि हम सुने या ना सुने। जी। अच्छा, असद मलिक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी इस दरख्वास्त के अंदर अदालत से रिलीफ क्या क्या मांगा हुआ है? वो क्यों आए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा क्यों खटखटा रहे हैं? क्या ज़्यादती वो समझते हैं कि इनके साथ होगी? यानी मेरा मतलब है उनकी प्रेयर्स क्या हैं और आज क्या उसके अंदर उनको कामयाबी हुई? बुनियादी तौर पर जो इनकी जो दरख्वास्त है, पिटिशन है, उसमें रिट पिटिशन जो है उनमें उसमें 3 ये जो है वो चीज़ें चाह रहे थे। एक तो ये चाह रहे थे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ आर्डर है, इनका ये कहना था कि उसमें जो रिपोर्ट है इलेक्शन कमीशन की ममनुआ फंडिंग पर, जो फ़ैसला भी इलेक्शन कमीशन का जिसे कह सकते हैं, उस पे
एक जगह पर इलेक्शन एक्ट का जो है वो जो प्रोहिबिटेड फंडिंग वाली जो सेक्शन है, हवाला पीपीओ का दिया, पॉलिटिकल पार्टीज़ आर्डर, जो कि बाद में इलेक्शन एक्ट में जम हो गया था। हवाला पीपीओ का दिया, लेकिन जो उसमें जो राइटअप लिखा गया है, जो उसमें टेक्स्ट है, वो इलेक्शंस एक्ट का है। उन्होंने कहा ये दे दिया, तो इसमें स्क्रूटनी कमेटी ने जो हवाला दिया वो उन्होंने ये कहा कि ये अब इलेक्शन एक्ट का अगर देते हैं तो ये तो फंडिंग, इलेक्शन एक्ट तो 2017 में आया है, फंडिंग जो है वो 2012 की और उससे पहले की है, तो वो रेट्रोस्पेक्टिवली यानी माजी से उसका इतलाक़ नहीं हो सकता। जो दूसरी चीज़ थी उसमें वो कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं मुख्तलिफ इलेक्शन कमीशन की, उन्होंने कहा कि ये वाली जो है, और उसमें जो कुछ बाज़ उन्होंने सेक्शंस ऑफ लॉ है उनका कहा जी कि ये सेक्शन जो है ये अप्लाई नहीं करती यहाँ पे। जो तीसरी जो बड़ी चीज़ थी जिसको वो चाह रहे थे, मांगने आए थे, वो ये थी कि जो FIA ने जो अभी इंक्वायरियाँ शुरू कर रखी हैं, उनका ये कहना था कि वो इंक्वायरियाँ भी जो है वो चाह रहे थे कि वो इंक्वायरियाँ भी रोक दी जाएं। लेकिन इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि देखें, अगर हम ये इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला सेट असाइड भी कर दें तो फिर भी हम वो इंक्वायरी तो नहीं रोक सकते। वो फैक्ट तो गायब नहीं हो जाएगा। जस्टिस उमर फारूक, देखिए इसमें बहुत सारी सॉरी आमिर फारूक है, इसमें लीगल प्रेसिडेंट्स भी हैं। आपको याद होगा शुगर कमीशन के ऊपर एक जो है FIA की इंक्वायरी शुरू हुई थी, जहांगीर तरीन उसको रुकवाने आए थे, अदालत ने नहीं रोकी थी कि इंक्वायरी हम नहीं रोक सकते। तो ये तो एक उनको, और फिर उसमें एक उन्होंने जो एक फैसल चौधरी साहब जब उठे और उन्होंने आगे एक जो है वो थोड़ा सा अपनी फैसिलिटेशन के लिए आए थे, लेकिन वो उन्होंने थोड़ा सा मज़ीद अनवर मंसूर साहब को ज़रा कंफ्यूज कर दिया। उन्होंने कहा जी कि वो हमने तो FIA की इंक्वायरियाँ भी चैलेंज की हुई हैं। तो भाई अगर आपने एक मैटर, एक आपने ऑलरेडी चैलेंज आप वो पेंडिंग पड़ा है, तो आप उसको कैसे पिटिशन में लेकर आ गए हैं? अदालत का वक्त ज़ाया कर रहे हैं फिर आप। तो बाकी उन्होंने, और फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से जो एक उनका ये था कि ये फेडरल गवर्नमेंट जो है ये उसको इलेक्शन कमीशन ने क्यों, जो सेक्शन मैंने आपको बताया था कि वो क्या कहते कि ये सेक्शन क्यों लगाई गई हैं, तो उनका ये कहना था ये सेक्शन जो लगाई हैं PPO की, उसमें ये गैर ज़रूरी तौर पर लगाई हैं, ये सिर्फ इस वजह से लगाई गई कि वफाकी हुकूमत को एक्शन न ले सके, जो है वफाकी हुकूमत को ये रेफर जो है वो किए। तो जब अदालत ने पूछा कि आपको क्या है वफाकी हुकूमत के, अपने अभी इसके हवाले से तो नहीं कहा, उन्होंने कहा नहीं, हमें ये डर है कि वफाकी हुकूमत जो है वो क्या ये करार दे देगी कि ये जो पार्टी है ये फॉरेन फंडिंग लेती है। तो उस पर अदालत ने जो है वो बड़ा एक लॉजिकल जो है वो बेंच का जो है वो रिमार्क्स आए थे कि देखें अभी तो अदालत ने, वफाकी हुकूमत ने कुछ नहीं किया और आपको खदशा है, ख़तरा है, तो मफरूज़ों पर तो कोई फ़ैसला नहीं हो सकता। हाँ। तो ये अच्छा, असल में जो है मतीउल्लाह जान, ये जो बात की ना उन्होंने, फॉरेन एडेड कप पार्टी, मतलब है कि वो सेक्शन एक्चुअली जो मुझे समझ आई और जो उनका कंसर्न था वो ये था कि जो पैराग्राफ 25 है जिसके अंदर 2C3 का हवाला दिया गया है कि फॉरेन एडेड कंपनी, बिलखसूस वो आरिफ नकवी अबराज ग्रुप, वोटन क्रिकेट, वो जो वोटन केमन लैंड के अंदर रजिस्टर्ड कंपनी है, उसके ज़रिए से जो फंड्स आए हैं वो फॉरेन फंड के ज़िम्रे में आते हैं, वो 2C3 में। और वो कहते हैं कि जो पढ़ते हैं, जो खदशा मुझे उनका लगा वो ये कि वो ये समझ रहे हैं कि इसकी बुनियाद पर फॉरेन एडेड पार्टी का करके, क्योंकि इख्तियार फेडरल गवर्नमेंट का है कि वो ही किसी पार्टी को जो है वो फॉरेन एडेड कह के और फिर रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भिजवा सकती है। तो ये तासुर उनको क्यों मिल रहा है और ये कितना समझते हैं कि आप अदालत को वो इस बात पे कायल कर पाए? कईयों कैप्टन रिटायर्ड अनवर मंसूर एडवोकेट साबिक अटॉर्नी जनरल ने तहरीक इंसाफ की तरफ से इलेक्शन कमीशन की इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट को इस बुनियाद पर चैलेंज किया है कि ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट ने अपने आप को सिर्फ ममनुआ फंडिंग तक महदूद नहीं रखा, बल्कि उसमें कुछ ऐसी मालूमात भी इकट्ठी की हैं जो ममनुआ फंडिंग के ज़ुमरे में नहीं आती थी। मसलन कि इलेक्शन कमीशन ने ये भी करार दिया है कि बहुत सारी कंपनीज़ और जो दूसरे जो गैर मुल्की शहरी थे उन्होंने जो फंड्स दिए हैं पॉलिटिकल तहरीक इंसाफ को, तो कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वो ममनुआ फंडिंग के ज़ुमरे में भी आती हैं, मगर साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इनमें से बेशतर लोग ऐसे थे जिनकी फ़हरिस्तें अलग से कमीशन की रिपोर्ट में दे दी गई हैं कि जो गैर मुल्की शहरी थे
गैर मुल्की कंपनियां थी और मल्टीनेशनल कंपनियां थी। तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि ये फॉरेन फंडेड पार्टी है, उन्होंने ऐसी कोई डिक्लेयर तो नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने, ना ही वो डिक्लेरेशन का उनका इसमें कोई इख्तियार था। मगर जो मालूमात डाल दी गई हैं तो पीटीआई को ये परेशानी है कि इन मालूमात की बुनियाद पे वफाकी हुकूमत आइन में जो इख्तियार उसको मिला हुआ है कि वो डिक्लेयर कर सकते 17(2) के तहत, तो वो इख्तियार इस्तेमाल ना कर ले। तो इसलिए रिपोर्ट के अंदर ये जो कुछ रिमार्क्स दिए हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ गैर मुल्की फंडिंग से भी हो सकता है, उन रिमार्क्स और उन ऑब्जर्वेशन के ख़िलाफ़ ये लोग हाई कोर्ट में आए हैं। अब सवाल जो किया जा रहा था बार बार जजों की तरफ से कि ये तो महज एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है, ये कोई डायरेक्शन नहीं है हुकूमत को, ना ही इलेक्शन कमीशन डायरेक्शन दे सकता है, क्योंकि ये तो हुकूमत का अपना आइनी इख्तियार है कि वो जब मुनासिब समझे तो किसी पार्टी के ख़िलाफ़ डिक्लेरेशन दे सकती है। तो ये तो अगर वो हुकूमत ऐसा करेगी भी तो पहले आपको सुनेगी, आपको शोकाज देगी, नोटिस देगी, आपका मौक़िफ़ लेगी, उसके बाद वो ऐसा कर सकेगी। मगर एडवोकेट अनवर मंसूर ने ये दलील दी कि इलेक्शन कमीशन के पास इस रिपोर्ट के अंदर वो रिमार्क्स देने का भी अख्तियार नहीं था कि जिसका बराह रास्त नतीजा जो है वो जिसके नतीजे में वफाकी हुकूमत पीटीआई के ख़िलाफ़ आइन के तहत कार्रवाई करते हुए उसे गैर मुल्की मदद से चलने वाली पार्टी करार दे। तो ये एक बहुत संगीन मामला है, मगर जजेस यही कह रहे थे कि अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है, और वैसे भी अगर ये हम कमीशन रिपोर्ट को ख़त्म भी कर दें जैसा कि जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा, तो भी लाइव नहीं हो जाएगा। हाँ, तो भी जो मालूमात हैं, जो हक़ाइक़ हैं, वो तो रिकॉर्ड पे आ गए हैं। तो उनकी बुनियाद पे वफाकी हुकूमत तो फिर भी कार्रवाई कर सकती है, जिस पे एडवोकेट अनवर मंसूर का एतराज़ था कि FIA ने जो नोटिस जारी किए हैं इसी इलेक्शन रिपोर्ट में दी गई मालूमात की बुनियाद पे, तो उसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन की इस रिपोर्ट का जिक्र किया है, जिस पे जैसे आमिर फ़ारूक ने कहा कि FIA जो है वो कोई गैर मुल्की फ़ंडिंग के हवाले से PTI के ख़िलाफ़ तहकीकात नहीं कर रही। वो तो एक अगर कोई क्रिमिनल एक्शन हुआ है, बैंकिंग लॉज की ख़िलाफ़ वर्जी हुई है, कोई अगर मनी लॉन्ड्रिंग का है, तो वो उसके अंदर वो तो वैसे भी तहकीकात कर सकती है। तो इसको ये कहना कि इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में हाई कोर्ट जो है वो कुछ चीज़ें हज़फ कर देगी तो कोई रिलीफ मिल जाएगी, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। मगर कयूं मेरे ख़्याल में सबसे अहम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर जो ख़दशा पैदा हुआ है PTI को, वो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने एक दिन शोकाज़ जारी करना है और इमरान खान ने तो पेश नहीं होना, या तहरीक इंसाफ ने तो पेश नहीं होना, तो 3 दिन बाद जो है वो पेश नहीं होंगे, तो उसने डिक्लेरेशन जारी करना है। और डिक्लेरेशन जारी करने अभी तो और भी है ना, अभी तो FIA का जो नोटिस है जिसमें इमरान खान साहब को तलब किया गया और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि मैं आपको के खिलाफ क्यों ना कार्रवाई करूं, आप अपने मैंडेट से आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए ना, अभी तो लीगल बैटल है। जो FIA नोटिस जारी कर रही है वो बेसिकली ये उसी प्रोसेस का हिस्सा लगता है जिसके तहत जो जस्टिस आमिर फ़ारूक कह रहे थे कि पहले पार्टी को सुना जाएगा, उसके बाद डिक्लेरेशन जारी होगी। मगर खदशा कयूम ये है कि हुकूमत अगर FIA के नोटिस के जवाब में पार्टी पेश नहीं होती तो हुकूमत एकदम डिक्लेरेशन कर सकती है और चंद घंटे के अंदर ये मामला सुप्रीम कोर्ट को रेफ़र कर सकती है। और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट रेफ़र हो गया चंद घंटे के अंदर, तो फिर PTI हाई कोर्ट नहीं आ सकेगी। हाँ, जाहिर है फिर वो उसके बाद तो कहेंगे जी मामला सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट कैसे मुदाखलत कर सकती है। नहीं, लेकिन वो मतीउल्लाह जान साहब, वो तो अनवर मंसूर साहब जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के केस के अंदर थे, वहाँ पे भी था कि फाइनल ऑर्डर ही चैलेंज हो सकता है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उसके बावजूद वो हाई कोर्ट जाते रहे। आप कहेंगे कि फेडरल गवर्नमेंट का एक्शन है तो हम उसको तो ठीक है, वो तो एक दूसरी बात है ना। तो अपना इधर देख लेना आप। अच्छा, एक मौके के ऊपर जो है वो उनका जो अनवर मंसूर साहब का आर्गूमेंट जो था वो ये था कि जनाब, जब जस्टिस बाबर सत्तार ने पूछा कि जनाब कौन से फ़ंड लेने की इजाज़त है, किससे फ़ंड लेने की इजाज़त है और किससे नहीं है, तो उसमें फिर वो उन्होंने जब कानून पढ़ के बताया तो उसके अंदर था कि ओनली इंडिविजुअल्स के इंडिविजुअल से फ़ंड जो है या अतियात पॉलिटिकल पार्टी ले सकती जो कि पाकिस्तानी हो। अच्छा, अब इसके बाद जो है वो जब कंपनीज़ का जिक्र कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आरिफ नकवी जो है अबराज ग्रुप के, असल में वो जो $2.3 मिलियन आए वो आरिफ नकवी के अपने थे, लेकिन क्योंकि UAE में इंडिविजुअल भिजवा नहीं सकता है तो इसलिए उन्होंने एक कंपनी के ज़रिए भिजवाए और हमने वो डिक्लेयर किए हुए हैं। नहीं, उसमें सिर्फ आरिफ नकवी का जिक्र नहीं किया उन्होंने, जो LLC हैं उनकी डिफरेंट, उन्होंने कहा ये भी चूँकि बाहर से नहीं आ सकते तो हमने
जो है वो एक रिक्वायरमेंट थी, तो हमने उन्होंने कहा कंपनियों कनाडा के थ्रू, एलएलसी लेकिन कनाडा भी उसमें- एजेंट था हाँ, और हाँ, एलएलसी लेकिन यूएसए उसमें जो है वो भी एक- एजेंट है। एक बड़ी एक जो गौर तलब बात वो एक ये भी है कि उसमें उन्होंने कहा कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर 2002 का जो है उसमें उन्होंने लिखा कि ये जो है लोग ये दे सकते हैं, इंडिविजुअल दे सकते हैं, पाकिस्तानी ये ग्रुप्स वगैरह दे सकते हैं, सारा आप फंड रेजिंग आप ऐसे कर सकते हैं। लेकिन उसमें कहा कि अच्छा इसमें जो चीज़ें नहीं लिखी तो क्या वो भी प्रोहिबिटेड फंडिंग होगी, उसके लिए वो शायद अनवर मंसूर तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा नहीं ये देखें ये एक ग्रे एरिया है, इसके ऊपर जो है वो लेजिस्लेशन नहीं है, तो ये हम इसको ज्यूम नहीं कर सकते। बाद में इलेक्शन एक्ट आया तो वो उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, इसमें जो चीज़ें नहीं भी लिखी अगर उधर से भी कुछ आ जाता है तो वो हलाल है। इसमें वैसे एक लतीफ़ा है, अगर आपने तो मैं सुना दूं। वो एक मौलवी गंदा नहीं होना नहीं चाहिए। गंदा नहीं है। हाँ। आप एक मौलवी साहब होते हैं, वो बड़ा दर्स देते हैं चोरी के ख़िलाफ़ ना, हर जगह जाते हैं, कहते हैं मैं चोरों के बड़े सख्त ख़िलाफ़ हूँ। तो चोरी का जो है माल जो है वो हज़म भी नहीं होता और बड़ा उसका नुकसान है। तो एक जो किसी के घर में जाते हैं दुआ शुआ करते हैं तो वो बंदे ने उसी दिन उनकी तकरीर भी सुनी होती है, तो जब वो खाना खाने लगते हैं वो बंदे को एकदम ज़मीर जाग कहता है मौलवी साहब ये जो चिकन है ना, देसी मुर्गी, ये चोरी की है। अब मौलवी साहब को भूख लगी होती है, बड़ा गुस्सा भी होते हैं कि यार ये क्या इसने, तो कहते हैं अच्छा शोरबा थोड़ा सा डाल दो उसमें। वो शोरबा जब वो डोंगे से डालने लगता है तो 2-3 बोटियाँ भी आ जाती हैं लुढ़क के। वो जब वापस डालना कहता है जो अपनी मर्ज़ी से आई हैं वो हलाल है। हलाल है। तो इनका भी ये कहना है कि जो अगर उसमें नहीं है लेकिन अगर आ गई हैं तो वो हलाल है। लेकिन वो खुद एडमिट किया, जब जस्टिस गुलहसन ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि तो फिर इसका मतलब ये प्रोहिबिटेड फंडिंग है, तो उन्होंने कहा जी और उन्होंने कहा आप ये एडमिट कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद वो जो है थोड़ा सा इसमें इशू वो हुआ। देखें सदीकी साहब, आप तो बड़े अरसे से कोर्ट को देख रहे हैं और अनवर मंसूर साहब जो हैं वो इसी किस्म के आर्गूमेंट्स करते हैं। ये मुशर्रफ के वकील थे और उसको मरवाने लगे थे, तो बैरिस्टर फ़रोग नसीम ने आगे जो है वो आगे थोड़ा सा बीच में वो किया। असल में ये पहले तो फरोग नसीम साहब ने जो किया उसके बाद तो सज़ा हो गई थी। चले बहरहाल वो मुझे याद है जनरल परवेज़ मुशर्रफ के केस के अंदर मतीला जान, आपको पता है इब्तदाई तौर के ऊपर ये था कि आया CRPC का इतलाक़ होता है या नहीं होता। इस क्वेश्चन के ऊपर अनवर मंसूर साहब ने कुछ 4 महीने आर्गूमेंट दिए थे, 4 मरतबा सेम आर्गूमेंट्स, तो वो तो हमें भी याद हो गए थे, वो आप छोड़ दें उस बात को। आप इधर आए, मतलब है कि आज जो कोशिश थी इनकी कि कोई हाई कोर्ट से इनको रिलीफ मिलता, तो उसमें अभी तक कामयाब नज़र नहीं आए हैं। और बात यही है कि अदालत कहती कि हमारा इख्तियार समात कहाँ बनता है, ये फैक्ट्स का मामला है और आपको शोकस नोटिस जारी हो चुका हुआ है, तो अभी इस पे इब्तदाई है दलाइल। कयूम साहब मैं आपको एक बात बता दूं कि देखें हमारी वैसे जो जुडिशल जो हिस्ट्री है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। जजेस के हवाले से हमेशा एक कंट्रोवर्सी रही है। आपके सुप्रीम कोर्ट कंट्रोवर्सी है? आपके जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस हैं वो हम ख्याल एक बेंच है और एक दूसरा जो है वो लाइक माइंडेड और जो अनलाइक माइंडेड। चले यहाँ तो मुख्तलिफुल ख्याल है। हाँ ये, लेकिन ये जो जजेस हैं ये बड़ी इंटेग्रिटी वाले जजेस हैं। और अच्छा मलिक साहब, ये हर जज मेरे नज़दीक हर जज इंटेग्रिटी वाला, मैं देखे मेरी बात सुन, नहीं ना ऐसी बात ना करें, हर जज इंटेग्रिटी वाले मैं तो नहीं ये कह सकता हूँ, ठीक है ना जनाब। आप ऐसे खामखा के अंदर जो है ना वो दूसरी तरफ ना चले जाएं, मुझे पता है आप कौन सी वारदात डालने लगे हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि अगली डेट ऑफ हियरिंग पे क्या होगा। फेडरल गवर्नमेंट को भी मत ले जाएं, फेडरल गवर्नमेंट यानी FIA के हवाले से शिकायत कर रहे हैं और फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से अप्रीहेंशन से दाखिल कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों को फरीक नहीं बनाया हुआ। उसकी वजह शायद ये है कि वो अच्छी तरह जानते हैं कि फ़ेडरल गवर्नमेंट को जो अख्तियार है गैर मुल्की फ़ंडिंग के हवाले से वो आइन के तहत है, किसी इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के तहत नहीं है। 17 सब क्लॉज 2। और वैसे भी फ़ेडरल गवर्नमेंट को किसी किस्म की ना तो हदायत दी गई हैं और ना ही फ़ेडरल गवर्नमेंट ने कोई अभी तक ऐसी कार्रवाई की है कि जिसको वो चैलेंज FIA तो जारी है ना, तफ्तीश तो कर रही है ना, लेकिन उन्होंने उसको FIA को फरीक तो नहीं बनाया। हाँ नहीं बनाया, उन्होंने सिर्फ इलेक्शन कमीशन को बनाया है। हाँ। और उनका वो ये तासुर देना चाह रहे हैं कि ये सिर्फ अल्फाज उन्होंने कुछ काबिल एतराज़ लिख दिए और फेडरल गवर्नमेंट को जो है ना इन अल्फाज को बुनियाद नहीं बनाना चाहिए, तो इसलिए फेडरल गवर्नमेंट भी रेलिवेंट है। सिर्फ इलेक्शन कमीशन को कह दिया जाए कि ये थोड़े से अल्फाज जो हैं वो ठीक कर दें। हालांकि मेरे ख्याल में हाई कोर्ट जो है किसी भी ऐसे मामले पे किसी किस्म का ऑर्डर जारी नहीं करती कि जिसमें कोई एक्शन ना हो। रिट दरख्वास्त आप कर रहे हैं
तो इलेक्शन कमीशन ने कोई अभी तक फ़ाइनल डिसीजन नहीं लिया, उसने शोकाज जारी किए हैं, ममनुआ फंडिंग की हद तक वो एडमिट कर रहे हैं कि हाँ ये केस बनता है, ठीक है। तो अभी कोई गैर मुल्की फंडिंग के हवाले से कर ना तो उसने कोई रिकमेंडेशन दी है, ना कार्रवाई के लिए क्या हुकूमत, ना हुकूमत ने कार्रवाई की है। और लेकिन उनका एक एतराज़ ये भी है ना कि जनाब उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक इमरान खान साहब को सर्टिफिकेट देने के हवाले से जो था वो उन्होंने उस कानून की पासदारी नहीं की और उसमें वो नाकाम हुए हैं, यानी वो सर्टिफिकेट कि भी हाँ ये तमाम टू फुलफिल हिज ऑब्लिगेशन, obligations, ये बिल्कुल बात सही है। लेकिन इस हवाले से भी जब कोई कार्रवाई होगी तो तब आप रिट में जा सकते हैं ना, मतलब कोई शोकाज इस हवाले से अगर जारी होगा तो आप उस शोकाज को चैलेंज कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और वैसे भी इलेक्शन कमीशन कोई अदालत तो है नहीं कि किसी को डायरेक्ट नाअहल कर दे, तो मुझे नहीं लगता कि हाई कोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन की इस तरह की रिपोर्ट आपके दोस्त फैसल वाडा को तो नाइल कर दिया उन्होंने था यार। तो वो अभी इसलिए पेंडिंग है ना वो मामला, देख लें। हाँ अच्छा चले, वो ये होगी बात। और शहबाज गिल साहब सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर की कंटिन्यूएशन में हुआ, हाई कोर्ट के ऑर्डर। हाँ जी क्या हो गया जी, क्या आ गया ऑर्डर आ गया शहबाज गिल वाला। हाँ उसमें क्या हुआ है शहबाज गिल साहब वाले। चलें जी, मतलब ये जो है इस पे तो जो है वो हमारी जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि इस पे मैं कंक्लूड कर लेते हैं और अगला हमारा जो प्रोग्राम होगा वो होगा शहबाज गिल साहब के हवाले से जो कार्रवाई हुई है उस पर हम बात करेंगे। शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। हम थोड़ी देर बाद हाजिर होते हैं शहबाज गिल साहब के मामले के ऊपर। आज हाई कोर्ट ने क्या ऑर्डर पास किया है, और वो जिसको कहते हैं ना कि नमाज़ें बख्शवाने गए थे तो रोज़े भी गले पड़ गए, तो वो गए तो शहबाज गिल साहब के ख़िलाफ़ थे, लेकिन शोकाज नोटिस जो है पंजाब हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम जो अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट हैं उनको हो गए हैं।